चलिए अब पढ़ते हैं विश्व जनसंख्या की प्रवृत्तियां, कि विश्व के अंतर्गत जनसंख्या की प्रवृत्तियां हम पढ़ रहे हैं कि कहां पे कितनी वृद्धि पाई जाती है, विश्व में कब कितनी कुल जनसंख्या कितनी हुई थी, कौन सी सन में, क्या कारण था इसके पीछे, रीजन क्या था। तो हम देखते हैं 1650 में, 1650 के अंतर्गत कुल विश्व की जनसंख्या थी वो 85 करोड़ थी, जो कि 1804 में बढ़कर कितनी होगी 100 करोड़। इसके पीछे रीजन क्या था, विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास, विज्ञान नई नई खोजें उसका आविष्कार था। इसके बाद में देखते हैं 1927 में 100 करोड़ से डायरेक्ट कितनी होगी 200 करोड़ हो गई, सीधी दुगनी हो गई। इसके पीछे रीजन ये था मृत्यु दर में गिरावट, जन्म दर में वृद्धि हो गई और मृत्यु दर में क्या हो गई, गिरावट हो गई, कमी आ गई। उसके बाद में 1974 में 200 से सीधी दोगुनी यानी 400 करोड़ हो गई। इसके पीछे रीजन यह था कि महामारियों के टीकाकरण विकसित कर लिए गए थे, यानी अलग अलग प्रकार की बीमारियां जैसे चेचक होती है, महामारी जिसको हम बोल देते हैं माता जैसे अपने, उनकी बीमारियों के टीकाकरण है वो विकसित कर लिए गए थे। और एक अनुमान अपने भूगोल की 12वीं की किताब के अनुसार 2025 के अनुसार कुल विश्व की जनसंख्या वो 800 करोड़ हो जाएगी। इसके पीछे रीजन ये है स्वच्छता का प्रसार। लेकिन अभी नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व जनसंख्या दिवस जो कि प्रतिवर्ष 10 जुलाई को मनाया जाता है, 10 जुलाई 2022 के अनुसार ही विश्व की जनसंख्या है वो 800 करोड़ हो चुकी है। लेकिन हम ज्योग्राफी के अनुसार मानते हैं, अपनी किताब में दिया गया आंकड़ा कि 2025 तक विश्व की जनसंख्या है वो 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं हम टॉपिक जनाकी के संक्रमण सिद्धांत। जनाकी के संक्रमण सिद्धांत। जनाकी के संक्रमण सिद्धांत। जनाकी के संक्रमण सिद्धांत में क्या शामिल है, तो इसमें आता है जनाकी के संक्रमण में जनसंख्या वर्णन, जनसंख्या वर्णन प्लस पूर्वानुमान। जनाकी के संक्रमण सिद्धांत, जनाकी के संक्रमण सिद्धांत में क्या शामिल किया जाता है, जनसंख्या का वर्णन, आयु लिंग वर्ग उसके अनुसार आयु जनसंख्या का वर्णन, आयु संरचना के अनुसार वर्णन, और पूर्वानुमान कि एक पूर्वानुमान लगाया जाता है कि विश्व की जनसंख्या लगभग 2025 तक कितनी हो जाएगी, जैसे 800 करोड़ मानी गई है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या जनाकी के चक्र के बारे में। किसी प्रदेश या क्षेत्र की, किसी प्रदेश या क्षेत्र की जनसंख्या का, किसी प्रदेश या क्षेत्र की जनसंख्या का उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से, उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर, निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में, निम्न मृत्यु दर में बदलना। जनाकी के चक्र क्या होता है, किसी प्रदेश या क्षेत्र की जनसंख्या का उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से, यानी अधिक जनसंख्या वृद्धि से और अधिक मात्रा में मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में बदलना, यानी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर का निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में बदलना क्या कहलाता है, जनाकी के चक्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम संक्रमण। चलिए अब बढ़ते हैं संक्रमण। जैसा कि मैंने बताया था
जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में क्या होता है, जनसंख्या वर्णन प्लस पूर्वानुमान होता है। तो जनसंख्या वर्णन, जनसंख्या का विभिन्न आयु वर्ग लिंग संरचना उनकी कार्यप्रणाली के अनुसार वर्णन करना संक्रमण में आता है। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं संक्रमण। जैसे संक्रमण के अनुसार जनसंख्या को दो भागों में बांटा गया है, कार्यशील जनसंख्या को ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और शहरी, रहन सहन के अनुसार ग्रामीण और शहरी। जो जनसंख्या गांव में निवास करती है ग्रामीण कहलाती है, और शहरों नगरों महानगरों में निवास करने वाली जनसंख्या को शहरी या यूं कहें नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। ग्रामीण जनसंख्या की विशेषता क्या होती है, खेतीहर, यानी इनका व्यवसाय है वो कृषि होता है, खेती करना, खेतीहर। और अशिक्षा, प्रमुख विशेषता इनकी अशिक्षा, यानी यहां पे शिक्षा की कमी होती है, अभाव पाया जाता है, अनपढ़ लोग ज्यादा होते हैं गांव में। शहरी, शहरी जो है यहां खेतीहर है, यहां ये व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय या यूं कहें उद्योग धंधों में शामिल होते हैं, ज्यादा उद्योग धंधे करते हैं, और या यूं कहें गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं, गैर कृषि कार्य। शहरों में निवास करने वाली जनसंख्या का 2/3 भाग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होता है। इसके अलावा इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यहां पे शिक्षा का प्रसार पाया जाता है, यानी उच्च शिक्षित, शिक्षा का लेवल है वो हाई पाया जाता है, शिक्षित लोग ज्यादा निवास करते हैं। इसके अलावा ग्रामीण जो है संक्रमण सिद्धांत के अनुसार ये प्रथम अवस्था है। जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था है, प्रथम अवस्था है। इसमें क्या होती है कि जनसंख्या वृद्धि कम होती है, जनसंख्या वृद्धि कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहां पे हमने पढ़ा कि ज्यादातर लोग हैं वो खेतीहर होते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं, उनके पास चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता है, सुख सुविधाओं की कमी होती है, इलाज के लिए शहर की तरफ नहीं जा पाते हैं, उनके पास संसाधन, परिवहन, संचार, इन संसाधनों का अभाव होता है, कमी पाई जाती है। इस वजह से उनको उचित इलाज उपाय न मिल पाने के कारण ऐसे में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके विपरीत बात करें शिक्षित शहरी जनसंख्या, ये होती है अंतिम अवस्था। यहां पे जनसंख्या में क्या पाई जाती है, वृद्धि पाई जाती है। जनसंख्या क्या पाई जाती है, वृद्धि पाई जाती है, यानी अधिक पाई जाती है जनसंख्या वृद्धि, या यूं कहें कि अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यहां पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार पाया जाता है, चिकित्सा सेवाओं का उनके पास विस्तार होता है, अच्छी या यूं कहें आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती है, टीकाकरण होता है, महामारियां का इतना प्रसार फैलाव नहीं होता है, लोग जागरूक होते हैं। इस वजह से वहां पे मृत्यु दर कम और जन्म दर अधिक, इसलिए क्या पाई जाती है, जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। अब इन दोनों के बीच में एक अवस्था होती है, उसको द्वितीय अवस्था कहते हैं। द्वितीय अवस्था, प्रथम अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच में एक होती है द्वितीय अवस्था, जहां पे क्या पाई जाती है, शिथिल जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है, शिथिल जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। वृद्धि वास्तविक वृद्धि, रियल वृद्धि क्या होती है, देखिए वास्तविक वृद्धि क्या होती है, जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस क्या होता है, आप्रवास माइनस उत्प्रवास। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले बताया था आपको, जब हम जनसंख्या वृद्धि के घटक पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था जन्म दर मृत्यु दर 2 घटक है, जो कि प्राकृतिक घटक है, और मानवीय घटक में आता है प्रवास। तो ये तीनों कारक ही, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये
जो मानवीय कारक है और ये प्राकृतिक कारक, ये तीनों के सम्मिलित रूप से जनसंख्या वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि या कमी जो भी होगी इनके सम्मिलित प्रभाव के कारण होती है। तो वास्तविक वृद्धि जो होती है जन्म दर माइनस मृत्यु दर, यानी जन्म दर में से मृत्यु दर घटा दें और उसमें क्या जोड़ें, आप्रवास माइनस उत्प्रवास, यानी आप्रवास जो होता है, जो लोग आते हैं उनमें से जो लोग जाते हैं उनको घटा दें तो हमारे पास वास्तविक प्रवास आ जाएगा। तो जन्म दर में आप्रवास माइनस उत्प्रवास जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वास्तविक वृद्धि है वो आ जाएगी। चलिए